जय हिंद दोस्तों, आज पढ़ेंगे मौर्य वंश। मगध साम्राज्य पढ़ लिया था, अब पढ़ेंगे मौर्य वंश। मौर्य वंश में देखेंगे चंद्रगुप्त मौर्य आया था तो घनानंद के साम्राज्य को क्या किया था, इन्होंने उखाड़ फेंक रखा था। चाणक्य की मदद से घनानंद के साम्राज्य को चंद्रगुप्त मौर्य ने उखाड़ फेंक दिया था। इस पर एपिसोड भी बना है, आप देख सकते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य का टाइम क्या होता है, 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व के बीच में इसका टाइम पीरियड होता है। 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व तक इसका टाइम पीरियड होता है। चंद्रगुप्त मौर्य चाणक्य की सहायता से अंतिम नंद वंशीय शासक घनानंद को पराजित करके 25 वर्ष की अल्पवायु में ही ये सिंहासन हासिल कर लेता है। यानी 322 ईसा पूर्व में मगध के सिंहासन पर आसीन हो जाता है। सर्वप्रथम सर विलियम जोन्स ने क्या किया था, सर्वप्रथम सर विलियम जोन्स ने सिंड्रोकोटस की पहचान की थी। किससे पहचान की थी, क्योंकि सिंड्रोकोटस नाम के व्यक्ति की इन्होंने पहचान की थी, जो पुरातात्विक साक्ष्यों से अनुमान लगाया था। और जो सिंड्रोकोटस की पहचान हुई थी उसे चंद्रगुप्त मौर्य की ही बात की गई, जो उसको सिंड्रोकोटस के नाम से भी जाना जाता था। तो मौर्य वंश की उत्पत्ति क्या होती है। मौर्य वंश की उत्पत्ति की बात करें तो ब्राह्मण साहित्य जो है, विशेषकर पुराणों में मौर्य को शूद्र वर्ण कहा गया। मैंने पुराणों की बात करें तो मौर्य को क्या कहा गया, चंद्रगुप्त मौर्य को शूद्र वर्ण का बताया गया है। मुद्रा राक्षस की बात करें तो मुद्रा राक्षस में मौर्य को विसल या कुलीन वंश, यानी वो भी क्षुद्र ही वंश है। विष्णु पुराण की बात करें तो मध्यकालीन टीका यानी 10वीं शताब्दी में गुड़िया राज रचित मुद्रा राक्षस में टीका से यह आभास होता है कि चंद्रगुप्त शूद्र जाति का था, यानी निम्न कुल का था। अच्छा, विष्णु पुराण टीकाकरण यानी श्रीधर स्वामी के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म नंद राजा की पत्नी मूरा से हुआ था। मूरा से उत्पन्न होने के कारण चंद्रगुप्त मौर्य कहलाया। नंदों को शूद्र जाति माना जाता है, यानी इसमें भी विष्णु पुराण भी कहता है कि ये शूद्र जाति का था। तो लेकिन अभी जैन धर्म बौद्ध धर्म की बात करें तो बुद्ध की मृत्यु के बाद जैन और बौद्ध धर्मों ने भी इनके क्या किया, मतलब लड़ाई कर लिया था। तो इस कारण लगता है कि जैसे गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी तो मौर्यों ने भी उनके अवशेष प्राप्ति करने के लिए मतलब झगड़ा किया था। इससे मालूम चलता है कि क्या थे, मौर्य वंश भी क्षत्रिय थे, तो क्षत्रिय कुल का इसे अनुमान लगाया जाता है। तो देखिए चंद्रगुप्त मौर्य, इसको जूम करते हैं थोड़ा, ये है चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य का टाइम पीरियड हमने पढ़ लिया। 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व का टाइम क्या होता है, चंद्रगुप्त मौर्य का पीरियड होता है। अब देखेंगे कथा सरित सागर में चंद्रगुप्त मौर्य को निम्न कुल बताया गया, यानी निम्न कुल से ही उत्पन्न हुआ है। सामान्य कुल की बात करें तो यूनानी साहित्य बताता है, यूनानी साहित्य साक्ष्य जस्टिन के अनुसार मौर्य सामान्य कुल से संबंधित था। उसमें मतलब विदेशी साक्ष्य कहते हैं कि सामान्य कुल से संबंधित था। क्षत्रिय वर्ण व्यवस्था की मान्यता के, यानी चंद्रगुप्त मौर्य क्षत्रिय था, इससे कैसे प्रमाणित होता है, तो जैन स्रोत हेमचंद्रकृत परिशिष्ट पर्व में चंद्रगुप्त मौर्य को मोर पालने वाले समुदाय के मुखिया का पुत्र कहलाता था। यानी कहा जाता है इसके पिता मोर पालते थे और मुखिया थे, मोर पालने वाले के मुखिया थे, गांव के मोर पालते थे, उन्हीं का ही पुत्र था। ये देखिए एविडेंस जो पृथ्वी के नीचे जब भी एविडेंस मिला, विदेशियों के विवरण से, भारतीयों के विवरण से चीज़ें मिली हुई हैं। अब बौद्ध स्रोत की बात करें तो बौद्ध स्रोत यानी महापरिनिर्वाण का मतलब है जब गौतम बुद्ध की मौत हो गई। कुशीनगर में अपविष्ट भोजन खाने के कारण गौतम बुद्ध की मौत हो जाती है। तो कहा रहा महापरिनिर्वाण के बाद बुद्ध के अवशेषों की मांग, वही जो मैंने बताया, उनके अवशेषों की मांग के द्वारा
मतलब अवशेषों की मांग मौर्यों के द्वारा किया जाना इस बात को द्योतक है कि मौर्य क्षत्रिय कुल से संबंधित थे, यानी तो चंद्रगुप्त मौर्य भी क्षत्रिय रहे होंगे। दिव्यवदान यानी बिंदुसार और अशोक को क्षत्रिय कहा गया है। तो जब बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का लड़का है और अशोक बिंदुसार का लड़का है, तो इससे दोनों क्षत्रिय हैं। चंद्रगुप्त मौर्य भी क्षत्रिय है, अशोक भी क्षत्रिय है। तो इसके तो पूर्वज हुए, इसके अशोक के तो ये क्या हुए, अशोक तो बाबा हुए, तो ये भी तो क्षत्रिय हुए। लेकिन इसमें मतभेद है, बहुत सारे लोगों में मतभेद है। माने तो अधिकांश विद्वान मौर्य को क्षत्रिय मानते हैं, मतलब उसका नाती क्षत्रिय है, उसका लड़का क्षत्रिय है, तो भी तो क्षत्रिय रहा होगा। अच्छा, मौर्य वंश। अब यहाँ देखिए, ये आते भारतीय स्रोत क्या कहते हैं। भारतीय स्रोतों की बात करें तो मौर्य वंश यानी मौर्य वंश का संस्थापक कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य है। भारत को सर्वप्रथम राजनीतिक रूप से एकबद्ध किया चंद्रगुप्त मौर्य ने। जानते हैं कि घनानंद क्या करता है, लोगों पर तरह तरह के मतलब प्रजा में तरह तरह के करों को मतलब कर लगाकर लोगों को शोषित करता है। तो इस कारण चाणक्य की भी बेइज्जती करता है। तो चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को तैयार करता है और घनानंद के साम्राज्य को उखाड़ फेंकता है, क्योंकि उसी के समय घनानंद के समय सिकंदर भारत पर चढ़ाई करता है और झेलम नदी के तट पर पोरस और सिकंदर के बीच भयंकर युद्ध होता है। उस भयंकर युद्ध में सिकंदर की जीत होती है, लेकिन जिस तरह पोरस की सेना ने बहुत बहादुरी के साथ लड़ती है, तो इस वीरता को देख करके जीता हुआ साम्राज्य सिकंदर ने पुनः पोरस को लौटा देता है, क्योंकि एक वीर होता है और वीर की इज्जत करना जानता है। अब आते हैं नंदवंश। नंदवंश का नंदराज का पुत्र, अभी देखिए एविडेंस, नंदराज का पुत्र ब्रिसल या कुलहीन विशाखदत्तकृत मुद्रा राक्षस के अनुसार, यानी क्या बताया गया है, चंद्रगुप्त मौर्य को बताया गया है नंदराज का पुत्र था ब्रिसल या कुलीन। ब्रिसल को कुलीन कहा जाता है, कुलहीन यानी निम्न कुल का बताया गया है। इसमें कुल मिला जुला के ही है। अच्छा, और जूम कर लें। अच्छा गुड जिप कर लें। अब देखिए, राजकुल से संबंधित यानी बौद्ध ग्रंथ महाबोधि वंश के अनुसार राजकुल से संबंधित है। कैसे कि अब देखिए, क्योंकि जब महात्मा बुद्ध की मौत हुई थी तो मौर्यों ने भी उनके अवशेष के लिए लड़ाई किया था, मौर्यों ने किया था, तो मौर्य भी क्षत्रिय कुल के हुए। अब देखिए, जैन धर्म बौद्ध धर्म दोनों जो निकले वो सब क्षत्रिय कुल के थे। इनके पिता राजा थे और इन्होंने क्या किया, सब कुछ राजपाट त्याग करके संन्यास का मार्ग चुन लिया। अच्छा, शूद्र जाति उत्पत्ति यानी बृहत कथा मंजरी तथा कथा सरित सागर के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य क्या था, शूद्र जाति का था, यानी निम्न कुल का था। मयूर पोषकों के ग्राम मुखिया की पुत्री का पुत्र बताया जाता है, यानी मयूर माने मोर पालने वाले का लड़का बताया जाता है। परिशिष्ट पर्वन हेमचंद्र कृत में कहा गया है कि ये मोर पालने वाले का बेटा था। चंद्रगुप्त मौर्य को मोर पालने वाले का बेटा, जो मोर पालने वाला आदमी था वो गांव का मुखिया था, उसी मुखिया का बेटा बताया जाता है। जानते हैं ये क्या होता है, अपने मामा के लिए बिक जाता है व्यापारी से, चंद्रगुप्त मौर्य उसे छुड़ा कर लाता है और उसके अंदर इतना टैलेंट देखता है, उसे तैयार करता है घनानंद साम्राज्य को उखाड़ फेंकने के लिए, और तक्षशिला लेकर जाता है। तक्षशिला लेकर उसे क्या करता है, ट्रेन करना चालू कर देता है। विदेशी स्रोत क्या कहते हैं, तो विलियम जोन्स होते हैं, उनको सर्वप्रथम सिंड्रोकोट्स की संज्ञा देते हैं। और सिंड्रोकोट्स कौन था, वो चंद्रगुप्त मौर्य ही थे। चंद्रगुप्त मौर्य था, उसको विदेशों में जो नाम जाना सिंड्रोकोट्स, क्योंकि बड़ा अखंड भारत का साम्राज्य जो सबसे पहले बनाने की कोशिश करी थी चंद्रगुप्त मौर्य ने ही करी थी। अच्छा, अब आते हैं
ये नेपाल उपाल था ही नहीं थी। नेपाल उपाल बांग्लादेश पाकिस्तान तो पाकिस्तान तो 14 अगस्त 1947 को बंटवारा हुआ ना, तब ना अलग हुआ, नहीं तो हमारा ही तो पार्ट था ना। अफगानिस्तान और फिगेनास तब इसके अंदर आता था। अच्छा, एरियन तथा प्लूटमार्क इनका क्या, एंड्रोकोट्स भी चंद्रगुप्त मौर्य को ही कहा गया। विदेशी साक्ष्य, विदेशों में नाम अजीब होता है, जिसको सब एंड्रोकोट्स कहते थे, चंद्रगुप्त मौर्य को ही ये विदेशी साक्ष्यकार हैं। इंडियन साक्ष्य नहीं है, इंडियन साक्ष्य तो प्रमाणित करते हैं, सब विदेशी साक्ष्य है। जस्टिन का सेंड्रोकोट्स और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख है। अब देखो सेंड्रोकोट्स की बात कहा जा रहा है, तो सेंड्रोकोट्स चंद्रगुप्त मौर्य ही हुआ और सिकंदर से मुलाकात करी थी, क्योंकि सिकंदर जब झेलम नदी के तट पर आता है तो चाणक्य ने सिकंदर को उसकी सेना में एंटर करवा देता है और सिकंदर की सेना में प्रवेश करके चंद्रगुप्त मौर्य बहुत सारे राज जान लेता है और इसी कारण उसके जो सेनापति होता है उसको भी इन्होंने हरा देते हैं। जब आगे आके लड़ाई होती है उससे, तो उसी में हरा देता है और हारने के बाद अपनी बेटी की शादी भी कर देता है और कई 4 राज्य क्या होता है चंद्रगुप्त मौर्य को दहेज में मिल जाता है। फिर क्या है, दक्षिण से देखेंगे भारत। दक्षिण भारत की विजय का श्रेय तमिल ग्रंथ कौन सा है, अहनानूर और पुरनानूर में सूचित है। दक्षिण भारत की विजय का श्रेय यानी क्या था, चंद्रगुप्त मौर्य के दक्षिण भारत की विजय अहनानूर और पुरनानूर में सूचित है। सिकंदर के साम्राज्य का पूर्वी भाग के शासक कौन थे, सेल्यूक्स की आक्रमणकारी सेना को परास्त किया था। क्योंकि देखिए घनानंद सिकंदर चला गया भारत पर पोरस नदी के तट पर आक्रमण करके, तो पोरस से प्रभावित होकर उसका राज्य तो लौटा दिया, लेकिन जितना था उस भाग का सेल्यूक्स को क्या किया, राज सौंप कर चला गया। तो फिर आगे चलकर सेल्यूक्स और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच भीषण युद्ध होता है, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य जीत जाता है। इससे प्रभावित होकर के ये दोनों संधि कर लेते हैं, जो सिकंदर का सेनापति सेल्यूक्स होता है और अपनी पुत्री की शादी चंद्रगुप्त के साथ कर देता है और 4 राज्य दहेज में दे देता है चंद्रगुप्त मौर्य को। कहा जाता है चंद्रगुप्त मौर्य ने भी उसे 500 हाथी दहेज में दिए थे। 500 हाथी मतलब इधर से दिए थे सेल्यूक्स को चंद्रगुप्त मौर्य। अब आते हैं इसका मतलब चंद्रगुप्त मौर्य जो था इसका मृत्यु के बाद मतलब मृत्यु के समय सीमाएं कहाँ थी, यानी मृत्यु के समय साम्राज्य की सीमा क्या थी चंद्रगुप्त मौर्य की, जानते हैं श्रवणबेलगोला में कर्नाटक पास जो है वहाँ पर संलेखना विधि से अपना शरीर त्याग दिया था चंद्रगुप्त मौर्य ने बिंदुसार को राज सौंप करके। तो उत्तर में हिमालय की श्रृंखला, यानी चंद्रगुप्त मौर्य के समय में भारत की अखंड सीमानी हिमालय से उत्तर में हिमालय की श्रृंखला तक, और दक्षिण में की बात करें तो दक्षिण में एक मैसूर यानी कर्नाटका तक फैला हुआ था। यानी बहुत अंग्रेजों के टाइम जो भारत की सीमाएं थी उससे विकराल रूप थी चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में क्या थी, इससे विकराल रूप थी। आप देखते हैं पश्चिमी सीमा की बात करें, चंद्रगुप्त के मृत्यु के समय भारत की पश्चिमी सीमा कहाँ थी, हिंदूकुश पर्वत तक थी, हिंदूकुश पर्वत तक। अच्छा, पूर्व में कहाँ थी, तो चंद्रगुप्त मौर्य के मृत्यु के समय बंगाल की खाड़ी तक इसकी सीमा फैली हुई थी। अब आते हैं साम्राज्य का विस्तार। साम्राज्य के विस्तार की बात करें तो ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत आने वाले भारत से भी बड़ा था, जो वर्तमान भारत हमारा है उससे भी बड़ा था चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में हमारा भारत, अखंड भारत। जो चाणक्य कहता भारत को अखंड करना है तो चंद्रगुप्त मौर्य को तैयार करना होगा, चंद्रगुप्त मौर्य को उन्होंने तैयार करता है। तो ये तो रही चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। अब आइए इसके एक लड़के थे बिंदुसार के बारे में बात करें। बिंदुसार कौन था, बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य के लड़का था, ये चंद्रगुप्त मौर्य का लड़का था और जन्म के टाइम में इसके माथे पर
बिंदी था, यानी दाग थे, बिंदी जैसी दाग थे, इसी कारण इसका नाम चंद्रगुप्त बिंदुसार पड़ गया। अन्य नाम क्या है चंद्रगुप्त मौर्य का? अन्य नाम क्या है? तो इसको किस नाम से जाना जाता है? अमित्रोकेडीज के नाम से जाना जाता है, यूनानी लेखकों के अनुसार। यानी क्या, ये मतलब शत्रुओं का नाश करने वाला। अच्छा, सिंहसेन, जैन ग्रंथ में इसको सिंहसेन की संज्ञा दी गई है बिंदुसार को। तक्षशिला में विद्रोह को दबाने के लिए अशोक को भेजा, दिव्योदान के में कहा गया है। यानी बिंदुसार का लड़का अशोक था। देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य का लड़का कौन था? बिंदुसार था। बिंदुसार का लड़का कौन था? अशोक था। इसी के टाइम में तक्षशिला में जो सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी होती है, शिक्षा का केंद्र होता है, वहाँ पर विद्रोह हो जाता है। उस विद्रोह को दबाने के लिए बिंदुसार अपने पुत्र अशोक को भेजता। अशोक ने बहुत ही चालाकी के साथ विद्रोह को दबाने में कामयाब हो जाता है। तो क्या करते, इसको राज्यपाल भी बना दिया जाता है वहाँ का। तो दिव्यदान में क्या है, ये बात उल्लेखित है कि तक्षशिला में विद्रोह को दबाने के लिए बिंदुसार ने अपने पुत्र अशोक को भेजा था। ये दिव्यदान से इस प्रमाणित होता है। अच्छा, स्ट्रैबो के अनुसार सीरिया के राजा एंटियोकस, सीरिया के राजा कौन थे? एंटियोकस के राजदूत डाइमेकस का आगमन हुआ। यानी बिंदुसार के टाइम ही स्ट्रोब के अनुसार सीरिया के राजा एंटियोकस के राजदूत डाइमेकस का भारत में आगमन होता है। और प्लिनी के अनुसार मिस्र के राजा टालमी द्वितीय फिलाडेल्फ के अनुसार डायनोसिस का आगमन होता है। ये सब विदेशी हैं जो भारत में आते हैं। सीरिया के शासक एंटियोकस से 3 मांग की थी बिंदुसार ने। क्या क्या 3 मांग क्या क्या की थी इन्होंने? कहा था आना तो मीठी मदिरा लेके आना, यानी विदेश से बिंदुसार ने कहा था आना तो मीठी मदिरा लेके आना, सूखी अंजीर लेके आना, अंजीर मने मेवे, और दार्शनिक लेके आना, एक विद्वान लेके आना, ताकि हमारे लोग क्या हैं, हमारे लोगों को ज्ञान प्रोवाइड कर सके। तो कहा था दार्शनिक लेके आना। 3 मांग करी थी इन्होंने। हम आते हैं अशोक सम्राट के संबंधित तथ्य। अशोक क्या था? देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य आएगा तो घनानंद के साम्राज्य को उखाड़ फेंकेगा और क्या अखंड भारत के सपनों को साकार करेगा। और उसके प्रधानमंत्री कौन होते हैं? उनके गुरु कौन होते हैं? चाणक्य होता है। और चाणक्य बिंदुसार के भी गुरु होते हैं और अशोक बिंदुसार के भी गुरु होते हैं। उसके बाद में वो अपना गुरु चेंज कर लेते हैं। बिंदुसार का टाइम पीरियड क्या होता है? आइए, ये बिंदुसार का टाइम पीरियड क्या होता है? अशोक का टाइम पीरियड तो 222 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व होता है, लेकिन बिंदुसार का टाइम पीरियड 298 ईसा पूर्व से 272 ईसा पूर्व होता है। हाँ, और इसके प्रधानमंत्री चंद्रगुप्त मौर्य के कौन? चंद्रगुप्त मौर्य के तो चाणक्य होते हैं। और फिर चंद्रगुप्त मौर्य जब संलेखना विधि सब ने शरीर त्याग देता है, उस समय बिंदुसार राजपाट संभालता है। बिंदुसार के भी शुरुआत में प्रारंभ में प्रधानमंत्री चाणक्य ही होता है। उसके बाद से क्या होता है? खल्लाटक हो जाता है बाद में प्रधानमंत्री। हाँ, तो फिर अशोक का टाइम पीरियड आएगा। अशोक सबसे महान, चंद्रगुप्त मौर्य से भी महान राजा होता है अशोक महान, इसे सम्राट अशोक कहा जाता है। सम्राट अशोक से संबंधित तथ्य, यानी इसका टाइम पीरियड क्या है? इसका टाइम पीरियड 273 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व के बीच अशोक का क्या होता है? टाइम पीरियड होता है। इसी के टाइम में कलिंग युद्ध होता है। कलिंग युद्ध में भयंकर नरसंहार को देखकर अशोक का हृदय परिवर्तित हो जाता है और अस्त्र शस्त्र क्या करता है? रख देता है इन्होंने। देखिए क्या है, अशोक के टाइम की बात करें तो 261 ईसा में, अशोक के टाइम पीरियड की बात करें तो 261 ईसा पूर्व में क्या होता है? कलिंग पर आक्रमण किया और उसे जीत भी लिया, जिसमें भयंकर नरसंहार होता है। कलिंग युद्ध में हुए व्यापक नरसंहार ने अशोक को विचलित कर दिया और इसके परिणाम स्वरूप उसने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया। जब कलिंग युद्ध में भीषण नरसंहार को देखकर
अशोक का हृदय परिवर्तित हो गया, उन्होंने बौद्ध धर्म को ज्वाइन कर लिया। क्या किया, इससे पहले देखेंगे जो चंद्रगुप्त मौर्य था, बिंदुसार था, ये सारे जैन धर्म के अनुयायी थे, लेकिन अशोक क्या हो गया, बौद्ध धर्म हो गया, बुद्धिस्ट हो गया। अच्छा, अशोक प्रथम शासक था जिसने अभिलेखों के माध्यम से प्रजा को संबोधित किया। इस प्रकार क्या होता है, देखिए ये क्या अभिलेखों के माध्यम से बात करें तो पत्थरों पर बड़ी पत्थरों पर लिखवा करके जगह जगह बैनर लगा जाता है, उस समय समझ सकते हैं। जैसे इस समय नेता जो अपनी प्रचार के रैलियों करते हैं, रैलियाँ करने के बाद बड़े बड़े बैनर लगाते हैं, होर्डिंग लगाते हैं, उसी समय अशोक मौर्य ने भी बहुत बड़े बड़े शिलाओं को निर्माण करवाया, पत्थरों पर खुदवाया और लिखवाया, क्योंकि उस समय कागज का आविष्कार हुआ ही नहीं था, तो पत्थरों पर ही लिखवा करके अपनी प्रजा कैसी है उस पर अंक को मतलब क्या करता है, छिन्नी हथौड़ी से लिपि लिखवा देता था, ब्राह्मणी लिपि थी। अशोक का ये किया था। सर्वप्रथम 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसप ने अशोक के शिलालेखों को पढ़ने में सफलता प्राप्त की थी। यानी अशोक के शिलालेखों को पढ़ने में सफलता प्राप्त सर्वप्रथम किसने की थी, तो सर्वप्रथम किसने की थी, जेम्स प्रिंसेप ने 1837 ईसा पूर्व में इन्होंने मतलब ये लिखा, जो एक राजा था उसका नाम अशोक था, उन्होंने क्या क्या काम किए, प्रजा के प्रति इसकी सोच क्या थी, ये सारी जानकारी हमें किससे मिलती है, इसके अशोक के अभिलेख से मिलती है। और सर्वप्रथम शासक होता है जिन्होंने क्या करता है, इन्होंने ही सर्वप्रथम अभिलेखों के माध्यम से प्रजा को शिक्षित करने का, प्रजा को मतलब प्रजा अपने राज्य के अपने राज्य के जो भी इसकी मतलब सोच होती है प्रजा को बताने की कोशिश करता है, वही एविडेंस इतिहासकारों को मिलता है। 1837 ईसा पूर्व में जेम्स प्रिंसप ने इसके अभिलेखों को पढ़ने में कामयाबी हासिल कर ली। अगर बात करें सारनाथ स्तंभ की, तो सारनाथ स्तंभ का निर्माण अशोक ने किया था, मतलब सम्राट अशोक ने ही करवाया था। इस स्तंभ के शीर्ष पर सिंह की आकृति बनी हुई है जो शक्ति का प्रतीक है। इस प्रतीक को भारत सरकार ने अपने राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह के रूप में लिया है। इसे स्तंभ मौर्ययुगीन वास्तुकला के सर्वोत्तम उदाहरण माना जाता है। सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ मौर्य वंश का क्या है, मौर्य वंश का सर्वश्रेष्ठतम वास्तुकला का प्रमाण है। अच्छा, अब आते हैं बौद्ध साक्ष्यों के अनुसार अशोक अपने पिता के शासनकाल में उपराजा था, अवंती उज्जैनी का था। यानी ये तो तसिला गया था बिंदुसार के कहने पर, वहाँ के विद्रोह को दबा कुचल के चलाया बहुत बहादुरी के साथ। उसके बाद बौद्ध ये तो बुद्धिस्ट हो गया था, बौद्ध धर्म ज्वाइन कर लिया था। इसके पापा और इसके दादा क्या थे, इसके बाबा, ये सब जैन धर्म ज्वाइन किए थे, लेकिन ये ज्वाइन कर लिया क्या, बौद्ध धर्म ज्वाइन कर लिया। तो बौद्ध धर्म ही कहा गया है कि अशोक अपने पिता के शासनकाल में उपराजा था, कहाँ का, अवंती या उज्जैनी का। अच्छा, अब बात करें धम्म का प्रतिपादन किया। धम्म का प्रतिपादन सम्राट अशोक ने किया। इसे हमने मतलब ये इसी के टाइम में, इसी के दिन है कि बौद्ध धर्म इंटरनेशनलाइज हो गया, यानी विदेशों में प्रचार के लिए भेजा, अपने पुत्रियों को भी विदेश भेज दिया प्रचार करने के लिए बौद्ध धर्म का, क्योंकि बौद्ध धर्म ज्वाइन कर लिया था। और कलिंग युद्ध में जो 261 ईसा पूर्व में होता है, इसका हृदय परिवर्तित हो गया था भयंकर नरसंहार को देख करके, तो बुद्धिस्ट हो गया था। अशोक मगध का राजा था। अशोक कहाँ का राजा था, मगध का राजा था। जानते हैं 16 महाजनपदों में मगध साम्राज्य सबसे विकराल था। मगध साम्राज्य की बात हमने करी है, जाके देखिए, वीडियो पढ़ी। लगभग 273 ईसा पूर्व में क्या था, ये मगध का राजा अशोक था। कब, लगभग 273 ईसा पूर्व में ये मगध साम्राज्य का राजा था। अशोक का राज्याभिषेक हुआ 269 ईसा पूर्व में। अशोक का क्या हुआ, राज्याभिषेक हुआ, राजा बना। पुराणों में अशोक का नाम अशोकवर्धन बताया गया है। यानी पुराणों की बात करें तो अशोक का नाम अशोकवर्धन बताया गया है।
बौद्ध धर्म की तीसरी संगति का आयोजन सम्राट अशोक के शासनकाल में ही हुआ था। अच्छा, निग्रोध द्वारा अशोक के बौद्ध धर्म दीक्षित किए जाने का उल्लेख है। इसमें दीपवंशी या महावंशी में इस बात को लिखा गया है, मतलब इस बात से प्रमाणित होता है। इसमें लिखा गया दीपवंशी और महावंशी में। उपगुप्त द्वारा अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षित किए जाने का उल्लेख है। दिव्योदान में ये लिखा गया है, एविडेंस प्राप्त होता है कि उपगुप्त द्वारा ही बौद्ध धर्म की दीक्षा दी जाती है अशोक मौर्य को। अच्छा, अशोक या दशरथ बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। अशोक या दशरथ, ये दोनों बौद्ध धर्म, अशोक और दशरथ बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। तो ये हमने पढ़ा गया, हमने चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ लिया, कैसे घनानंद के साम्राज्य को उखाड़ फेंका, और उसके बाद बिंदुसार के बारे में देखा। और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है, और सम्राट अशोक से संबंधित तथ्यों को देखा। आने वाली अगली वीडियो में हम अशोक के साम्राज्य को पूरे डिटेल से देखेंगे। इसकी चौहदी कहाँ थी, कहाँ तक शासन था और किस तरह शासन किया, और तो अशोक के बारे में भी पूरा डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे। मतलब पूरा डिटेल से हर एक टॉपिकों को देखने का प्रयास करेंगे, गहराई में उतर के देखेंगे। क्योंकि देखिए, मौर्य डायनेस्टी में पढ़ रहे हैं तो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ लिए, बिंदुसार के बारे में, अशोका पीरियड यानी अशोका के बारे में नहीं पढ़ेंगे तो फिर अधूरा रह जाएगा। तो अशोक के बारे में पूरा एक एक पॉइंट देखने का प्रयास करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।